चोकसी की गिरफ्तारी मोदी सरकार सफल कूटनीति का परिणाम। ट्रेड वॉर की आशंका चमकेगा सोना। रात 8 बजे दिल्ली की सड़कों पे एक लड़की का रेप। अरे छी छी छी, अरे किस बात का छी छी छी? कपड़े ही ऐसे पहन के घूम रही होगी, कपड़े पहनने की नली आ जाना शर्म, फिर रेप हो जाएगा। कहेंगी मर्दों में ही शर्म खत्म हो गई। क्या बात होगी? क्या पढ़ रहा है भाई तो? भाई 8 बजे लड़की का रेप। भाई कपड़े ऐसा पहनती है, छी छी छी, मैं खुद ना देख पाऊँ। घर से ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के निकलेंगी तो रेप ना होगा तो क्या होगा? भाई तू ही बता दे। भाई आज के टाइम पे भी तू ये सब चीज में विश्वास करता है? अरे क्यों ना करूं रे बाबा। छोटे कपड़े तूने देखा आजकल की लड़कियां कैसे कपड़े पहने हैं? टांगे दिखावे यहाँ तक हेत हेत भर की, बता हट। औरतों ने कितनी लड़ाई लड़ी है आजादी के लिए, अब वो 8 बजे तक घूम भी नहीं सकती क्या बाहर? अरे 8 बजे तक ना घूम सके, मारी लुगाई घूम जाए तो मैं तो उसको बेल्टों से कूट के गई घर पे बर्तन धुलवाओ। बर्तन है तुम्हारी यही तो सोच बदलनी है। कैसी सोच भाई? इसमें क्या गलत है बता? क्या फेमिनिज्म? अरे तुम कुछ पढ़े लिखे नहीं हो, गंवार हो गया है। क्या फैमिली फेमिनिज्म क्या होता है भाई? मन ने नस पल्ले पड़ता और ये फेमिनिज्म नाम की कौन चीज ना हुई है? चल मेरे साथ, तुझे समझाऊं फेमिनिज्म क्या होता दिखा दे भाई। है। ले बना दी मैंने वीडियो, देख ले ये लेक्चर। तने इतना भी ना पी रहा। अरे भाई मने तो जे ना पता नहीं कि फेमिनिज्म का ज्ञान बाच रहा है। क्या कर दिया ऐसा? और लेक्चर बना लिया है मैंने। सुन, तूने जो अपनी बीवी के साथ उल्टा सीधा गलत किया है ना, तुझे सब समझ में आएगा क्या क्या गलत कर रहा है। और इसी घटिया सोच रखेगा ना ताऊ, सब पागल हो जाएगा, पागल। अरे मैं भी देखता मैंने क्या गलत कर दिया महिलाओं के साथ। देख ले के अंदर। अरे भाई पता नहीं क्या फेमिनिज्म बाज के चला गया। मैं भी देखता हूँ क्या होता है फेमिनिज्म। हेलो, माय नेम इज अभय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे फेमिनिज्म के बारे में। भाई फेमिनिज्म के बारे में इतनी सारी चर्चाएं चलती रहती हैं। बॉलीवुड आए दिन रोज नई पिक्चरें बनाता रहता है, जहां पर औरतों का सिर्फ एक ही काम है, सुंदर दिखना। जवान औरतें सब सुंदर दिख रही हैं उसके अंदर, सबकी सब चली जा रही हैं क्लब में, वहां पे पैग मार रही हैं, डांस कर रही हैं और उसके बाद 4-5 बॉयफ्रेंड बना रही हैं। और यही एक जो टिपिकल टेम्पलेट चला रहा है बॉलीवुड की, भाई यही फेमिनिज्म है, यही फेमिनिज्म है। वहां पे सोशल मीडिया पे हमें देखने को मिलता है कई जो मर्द लोग हैं वो फेमिनिस्ट लोगों को, फेमिनिस्ट औरतों को गालियां बक रहे होते हैं। कई फेमिनिस्ट क्या कर रही होती है, वो पैट्रियार्कल लोगों को गाली बक रही होती है। तो ये क्या पूरा सिनेरियो है, इसको अच्छे समझते हैं यार। एक्चुअल में फेमिनिज्म क्या है? अच्छा है क्या? क्या बुरा है क्या? अगर पैट्रियार्की चल रही थी तो क्यों आ गया फेमिनिज्म? क्या पैट्रियार्की का जवाब है फेमिनिज्म? क्या पैट्रियार्की खत्म करना चाहता है फेमिनिज्म? क्या है सारी की सारा डिस्कशन, उसे हम अच्छे समझते हैं। और क्या ये फेमिनिज्म सिर्फ औरतों के लिए होता है क्या? आदमियों के लिए फेमिनिज्म नहीं होता क्या? और आदमियों के लिए अगर फेमिनिज्म होता है तो वो कैसे होता है यार? ये हम सब समझेंगे। और क्यों शुरुआत हुई, कैसे हुआ, फेमिनिज्म के बारे में सारी की सारी चीजें समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि भैया फेमिनिज्म के अंदर लिटरेरी थ्योरी में बहुत सारे राइटर्स आते हैं। कौन कौन से वो राइटर्स हैं, मैंने यहाँ पे एक पूरी लिस्ट बना रखी है। अब लिटरेरी थ्योरी तो बहुत सारी है। स्ट्रक्चरलिज्म एक लिटरेरी थ्योरी है, न्यू क्रिटिसिज्म एक लिटरेरी थ्योरी है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एक लिटरेरी थ्योरी है। तो इतनी सारी लिटरेरी थ्योरीज हैं, उसमें ऐसे ही बहुत सारे राइटर्स हैं। तो इतने सारे राइटर के साथ कैसे डील किया जाए? क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके एग्जाम में कि भैया ये जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट हैं वो कौन सी लिटरेरी थ्योरी से बिलोंग करती हैं? इन्होंने किसके बारे में, किस लिटरेरी थ्योरी में जाके अपनी वर्क्स को लिखा है? अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले रहा है, वहां पे फिर आपके पास लिटरेरी मूवमेंट्स भी हैं, वहां पे भी पूछ रहा है कि कौन से क्लब का कौन सा मेंबर है। अब परेशानी हो जाएगी कि यार इतने सारे राइटर्स, कौन सा क्लब, कौन सी लिटरेरी थ्योरी, किसने क्या करा था, कौन किसका मेंबर था। उसके लिए एक छोटा सा आसान सा इलाज है भैया, छोटा सा आसान सा सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है कि आप भी मेरी तरह छोटे छोटे निमोनिक्स को बना लीजिए। क्या निमोनिक्स है? देखिए मैंने क्या किया, जितने भी यहाँ पे राइटर्स हैं उन राइटर्स के इनिशियल्स को मैंने यहाँ पे सेटअप कर लिया है। उस हिसाब से मैंने एक बनाया है कि भैया रॉकस्टार मूवी जनार्दन झाकड़, वो हम सब जानते हैं कि रणवीर कपूर का नाम था उसमें, जनार्दन झाकड़। तो जनार्दन झाकड़, ये मैंने निमोनिक्स बनाया है कि जे जनार्दन झाकड़ केवीएस एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स आएंगे, श्योर शॉर्ट गारंटी ले ले, एसएस श्योर शॉर्ट गारंटी ले ले। बस इंग्लिश हिस्ट्री का ध्यान रखियो, तो इस तरह से अगर आप निमोनिक्स पे काम कर लेंगे, निमोनिक्स बना लेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। खैर ये सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, मुझे लगा कि शायद इससे आपकी हेल्प हो सकती है तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ओके, सो अब हम शुरू करते हैं फेमिनिज्म को। भैया फेमिनिज्म क्या है बेसिकली? और उससे पहले एक सवाल शुरू होता है कि यार सेक्स और जेंडर में क्या फर्क है? क्या सेक्स के बारे में जानते हो? सेक्स क्या होता है? जेंडर क्या होता है? सेक्स और जेंडर सेम ही तो होते हैं? नहीं। सेक्स क्या होता है? सेक्स एक बायोलॉजिकल ऑर्डर है, जहां पे अगर एक बेबी बॉर्न होता है, अगर उस बेबी के सेक्स ऑर्गन में पीनिस है तो वो मेल है, अगर उस बेबी का सेक्स ऑर्गन वजाइना है तो वो फीमेल है। तो ये जब सेक्स के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो इट्स अ बायोलॉजिकल ऑर्डर। बायोलॉजिकली हम डिसाइड करते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है अकॉर्डिंग टू सेक्स ऑर्गन। लेकिन जब हम बात करते हैं जेंडर की, तो वो सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किया है। हम किस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं
मैन और विमेन जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सोसाइटी ने हमें कॉन्सेप्ट दिया है। वो कहती है सोसाइटी की भाई जो मेंस हैं उनके साथ चीजें एसोसिएट कर दी हैं, उन्हें स्टीरियोटाइप कर दिया गया है। विमेन से उनको स्टीरियोटाइप कर दी गया, एसोसिएट कर दी उनके साथ चीजें। जैसे मेंस का क्या है कि भाई मजबूत रहना, ताकतवर रहना, पूरे घर को संभालना है। अरे भाई सब मर्द होते हैं, मर्द का सीना चौड़ा, मेरी जुबान लड़खड़ा जाती है बार बार, सीना चौड़ा भाई, कभी रोते नहीं है और पूरे परिवार को संभालते हैं। और मर्द का जो इच्छा चाहे वो कर सकता है, वो जब चाहे पिए, जब चाहे जहां चाहे घूमे, बनियान में घूमे, जैसे उसका मन करे। लेकिन औरतों के साथ क्या स्टीरियोटाइप किया गया है? औरतों के साथ ये स्टीरियोटाइप किया गया है कि भाई विमेन्स हैं, आपको अपना घर संभालना होगा, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई कर लीजिए लेकिन अपना घर संभाल लीजिए, अपने पति को खुश रखिए, अपने बच्चों को पालिए। इस तरह से हमने वुमेन्स को स्टीरियोटाइप कर दिया। छोटे कपड़े मत पहनिए, अगर आपने छोटे कपड़े पहने तो आप बच्चलन है। ये सारी चीजें हमने स्टीरियोटाइप कर दी है विमेन्स के ऊपर। विमेन हो तो भैया घर को संभालो, सब्जी अच्छी बनानी आनी चाहिए। तो हमें मतलब नहीं है कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, तुम कितनी ज्यादा होशियार लड़की हो, हमें मतलब ये है कि सब्जी में नमक प्रॉपर पड़ जाए। तो ये हमने एसोसिएट कर दिया कि मेंस इस तरह के होते हैं, विमेन्स इस तरह की होती हैं। तो मैन और विमेन ये जो जेंडर्स हैं, जेंडर का मतलब होता है जो हमारी सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किया है। सेक्स का मतलब होता है जो बायोलॉजिकली ऑर्डर है, जहां पे हम उसके सेक्स ऑर्गन के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। तो आई होप सेक्स और जेंडर का आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। अब हम सेक्स और जेंडर का डिफरेंस समझ चुके हैं, अब हम फेमिनिज्म को समझते हैं, क्योंकि फेमिनिज्म में बार बार लगातार सेक्स जेंडर के बारे में बातचीत होती रहेगी, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। चलिए समझते हैं फेमिनिज्म क्या है। फेमिनिज्म एक सोशल पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है भाई, जो क्या एम करता है कि सेक्सेस जो हैं, यानी मेल और फीमेल जो सेक्सेस हैं, उन सेक्सेस को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और इक्वालिटी से जिए, वो एकदम सबका एक बराबर अधिकार हो, किसी के साथ भी पक्षपात न किया जाए। ये फेमिनिज्म का कहना है। मतलब फेमिनिज्म का कहना ये नहीं है कि फेमिनिज्म सिर्फ औरतों के लिए होती है, फेमिनिज्म आदमियों के लिए भी है, यानी कि मेल का जितना अधिकार है उतना ही फीमेल का अधिकार भी। लेकिन नैरेटिव तो ये चलता है कि भाई मर्द बर्बाद हो जाएंगे, फेमिनिस्ट औरतें आगे बढ़ जाएंगी, एलिमनी छीन लेंगी, पैसा छीन लेंगी, सब कुछ हो जाएगा, सिर्फ औरतों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसी कई सारी चीजें चलती रहती हैं, जिससे हमें लगता है कि शायद, हमें क्या लगता है, मतलब इस तरह का नैरेटिव है लोगों के बीच में। सोशल मीडिया पे आप जाके देखिए कि जहां पर एक्चुअल फेमिनिज्म का कोई मतलब ही नहीं पता है किसी को कि एक्चुअल में फेमिनिज्म कैसा होता है। ठीक है, तो ये हमने समझा, लेकिन ये नैरेटिव बना कैसे वो मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों लोगों को लग रहा है लगातार कि यार फेमिनिज्म का मतलब ये होता है कि इसमें सिर्फ औरतों का भला हो रहा है, जबकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि यार दोनों सेक्सेस के बारे में, यानी कि मेल भी और फीमेल भी, इन दोनों सेक्सेस को इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन हमने सुना है कि भैया सिर्फ फीमेल्स को मिल रही है। ऐसा क्यों है वो भी समझते हैं। इट इन्वॉल्व्स द बिलीफ दैट ऑल जेंडर हैव इक्वल राइट्स। ये मैंने बात करी कि सारे जेंडर्स का इक्वल राइट होता है। सारे जेंडर्स मतलब इसमें और भी बहुत सारे जेंडर्स आते हैं, सिर्फ मेल और फीमेल नहीं है, लेकिन हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए ये हमें समझ में आता है कि फेमिनिज्म क्या है। फेमिनिज्म है कि जितने भी सेक्सेस हैं, जितने भी जेंडर्स हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और इक्वली वो अपनी लाइफ को व्यतीत कर पाए भैया आसानी से। ठीक है, सब चीज में इक्वालिटी हो, ठीक है, किसी भी चीज में पक्षपात ना किया जाए, ये हमको समझ आता है फेमिनिज्म का मतलब। अब हम लोग समझते हैं कि रीजन क्या था राइज करने का, क्यों शुरू हुआ फेमिनिज्म। अच्छा खासा पैट्रियार्की चल रही थी, अच्छा खासा मम्मी बहन झाड़ू मार रही थी, अच्छा खासा बाप भैया आराम से बैठे थे, अच्छा खासा घर संभाल रहे थे कि लड़कियां ऑफिस में आ गई, यहाँ पे अपना काम कर रही हैं, HR बनी बैठी हैं, मार रही हैं, लात कह रही हैं, जल्दी जल्दी काम करके दो। ऐसा क्यों हो गया भैया, इसके बारे में बात करते हैं, क्या रीजन था ऐसा। तो रीजन क्या होता है यार, जब किसी भी चीज को शुरू करना होता है, जब किसी से अतंगा जाते हैं, क्या रीजन होता है कि मुझे जो चीज इसको मिल रही है फ्री में वो मुझको नहीं मिल पा रही है। बस यही रीजन होता है। यहां पे मैंने हाईलाइट कर रखा है उस चीज को कि मार्जिनाइज लोग एंड ऑफन डिनाइड बेसिक राइट्स, जो बेसिक राइट्स होते हैं विमेंस के, उनको वो बेसिक राइट्स भी नहीं मिल पा रहे थे। उन बेसिक राइट्स के ना मिलने की वजह से उन सब लेडीज ने क्या किया, जो फीमेल्स ने क्या किया, कुछ फीमेल्स ने मिलकर एक मूवमेंट शुरू किया जिसका नाम रखा गया फेमिनिज्म। इस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें सिर्फ औरतों का भला हो रहा है, बट व्हाट दे आर डिमांडिंग कि जो मेल्स के पास बेसिक राइट्स हैं, जो मेल्स को मिल रहा है, कम से कम पहली वेव में, तो कई सारी वेव्स आती हैं इसकी, कि कम से कम पहली वेव्स में उतना नहीं दे रहे हो तो हमें कुछ कुछ चीजें तो दे दो। तो उन्होंने बेसिक राइट्स को डिमांड करने के लिए ये मूवमेंट शुरू किया। ये हमें समझ में आता है। और इसके अंदर क्या लिख रहा है कि फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट चैलेंज सोसाइटल नॉर्म्स। जो सोसाइटल नॉर्म्स बना रखे थे हम लोगों ने जो पेट्रियार्कल सोसाइटी ने जो सोसाइटल नॉर्म्स बना रखे थे कि भाई औरतों का काम सिर्फ इतना ही होता है कि वो 10-12 साल तक पढ़ाई करे, क्योंकि ये पहले की बात चल रही है, यूएस में शुरू हुआ था, बहुत पहले की बात चल रही है। 10-12-15 साल तक वो पढ़ाई करे, थोड़ा बहुत घर वर का काम सीखे और फिर उसकी शादी हो जाए और फिर अपने घर परिवार को संभाले। इस सोसाइटल नॉर्म को ब्रेक किया। यार मैं पढ़ाई लिखाई भी करूं, मैं फिर घर भी संभाल लूं, एक पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी, घर संभालने की जिम्मेदारी, हो सकता है मैं उसमें भी अच्छा कर जाऊं। इतना अच्छा करने के बाद भी मुझे मेरे घर के अंदर बैठा दिया जा रहा है और मेरे भाई को
बोल दिया जा रहा है कि ठीक है अब तुम अपनी जिंदगी जी सकते हो, एक बार बस तुम अपनी जॉब लगा लो। उसके बाद वो जैसे चाह रहा है वैसे जी रहा है, लेकिन मैं किसी की गुलाम बन के बैठी हूं। इन सब चीजों को जब उन्होंने देखा ना, अरे और भी बहुत सारी परेशानियां, ये तो मैं बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूं, सब हम समझेंगे, सब हम देखेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं कि भाई शुरू कब हुआ था। तो 19th और 20th सेंचुरी में, लेट 19th सेंचुरी में और अर्ली 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। कैसे कैसे क्या चीज सब शुरू हुई थी उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फेमिनिज्म की 4 वेव होती है भाई, 4 वेव होती है फेमिनिज्म की, 3 दिखा दे रहा हूं। तो फेमिनिज्म की 4 वेव होती है, ठीक है। कौन कौन सी? फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, कैसे कैसे वेव्स आई, किस किस वेव्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि फर्स्ट वेव कब आई थी। मैंने आपको बता दिया है, फर्स्ट वेव आई थी लेट 19th सेंचुरी में, अर्ली 20th सेंचुरी में फर्स्ट वेव का आना हुआ, ठीक है। अब फर्स्ट वेव में फेमिनिज्म में क्या औरतों ने डिमांड करी उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि वुमेन सफरेज एंड लीगल राइट्स। तो लीगल राइट्स के बारे में बात करी। यहां पे वुमेन्स ने डिमांड की कि भाई मैं चाहती हूं कि मुझे प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा दिया जाए, मेरे नाम पे भी प्रॉपर्टी करी जाए और मुझे वोट देने का भी अधिकार दिया जाए। मान लीजिए वोट देने का अधिकार ही नहीं था, वुमेन्स का कोटा ही नहीं था कि वो वोट देकर आ जा सके, तो वोट देने का अधिकार नहीं था। तो पहली वेव में उन्होंने क्या डिमांड करी कि मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा दो और दूसरा मुझे वोट देने का अधिकार दो। ये थी इनकी पहली डिमांड, ये थी हमारी फेमिनिज्म की पहली वेव, जो कि बहुत फेमस हुई, बहुत प्रचलित हुई, बहुत आगे तक गई, वो भी हम सब देखेंगे। ये सेनेका फॉल कन्वेंशन, ये एक जगह है सेनेका फॉल कन्वेंशन। इस प्लेस को आप समझ लीजिए, यहां से सब औरतें जो हैं इकट्ठा हुई सेनेका फॉल कन्वेंशन पे, सारी फीमेल्स जो हैं कुछ इकट्ठा हुई और उन फीमेल्स ने क्या किया, यहां पे घोषणा पत्र मैनिफेस्टो बनाया गया कि यार हमको इस जो फेमिनिज्म जो मूवमेंट है, इसकी जो हमने क्या किया है, हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, इस मूवमेंट से हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे कि मेरी क्या क्या डिमांड्स है। जो मैनिफेस्टो घोषणा पत्र है कि मेरी ये डिमांड्स है, मेरी ये डिमांड्स को पूरा करिए। क्या क्या डिमांड्स है? वो डिमांड्स है कि मुझे वोट देने का अधिकार दिया जाए, मुझे प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा दिया जाए, ठीक है। तो सेनेका फॉल कन्वेंशन यूएस के अंदर यहां से शुरू हुआ, ठीक है। यहां पे उन्होंने अपना घोषणा पत्र लिखा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, इट बिकेम ग्लोबल मूवमेंट। सोचिए उस टाइम पे यूएस में 19th सेंचुरी के टाइम पे फोन वोन भी नहीं होते थे, कैसे सेटअप किया गया सारी की सारी चीजें, किस तरह से, मतलब सारी जगहों पे। तो फिर किस तरह से सेटअप किया गया है कि भाई यूरोप से लेके ऑस्ट्रेलिया तक बहुत सारी जगह पे ये मूवमेंट फैला और बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल मूवमेंट बना। सिर्फ यूएस से शुरू हुआ था, यूएस से यूरोप की ऑडियंस अवेयर हुई और यूरोप की ऑडियंस से फिर ऑस्ट्रेलिया की ऑडियंस अवेयर हुई और इस तरह से कई सारी जगहों में इस मूवमेंट को आगे हमें देखा गया। तो ठीक है, इस तरह से पहली डिमांड हम समझ चुके हैं, सिर्फ वोट और हमें प्रॉपर्टी चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वुमेन्स वर ग्रांटेड दिस राइट। वुमेन, अब क्या हुआ कि इतना ज्यादा ये मूवमेंट फैल गया, बहुत ज्यादा मूवमेंट फैल गया कि भाई यूरोप में भी इसके चर्चे चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी इसके चर्चे चल रहे हैं, यूएस में तो चर्चे चल ही रहे थे। तब क्या हुआ, जो उन्होंने घोषणा पत्र लिखा कि हमें तो यही चाहिए, इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया गया, इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया गया। ये देखिए जरा, वुमेन्स वर ग्रांटेड दिस राइट इन द यूएस की गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ठीक है, हम जो आप वोट मांगने का अधिकार मांग रहे हैं हमसे, मैं इस चीज को, हाँ ठप्पा लगाते हैं भाई सब, ठीक है मान लेते हैं, आपको वोट देने का अधिकार बिल्कुल मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस मिली इन लोगों को, फीमेल्स को, कि भाई जहां पे वो इतनी आवाज उठा रही थी कि हमें कुछ अधिकार दिया जाए, वहां पे इतना बड़ा मूवमेंट ये बनकर तैयार हुआ और उनकी इसमें जीत भी हुई, जो वो डिमांड कर रही थी वो उनको मिला भी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के बारे में हम लोग बात करते हैं कि सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में क्या आता है। एक सेकंड, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म कंप्लीट हुआ, सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के बारे में अब हम लोग बात करते हैं कि सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में क्या हुआ। पहले में हमने समझ लिया कि वोट और प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है। अब दूसरे वेव ऑफ फेमिनिज्म में क्या होता है, अब इसका टाइम पीरियड आ जाता है 1960 से लेके 1980s के आसपास का, ठीक है। इस टाइम पीरियड में ये सेकंड वेव आई। इसमें क्या होता है, इनका क्या एजेंडा था, एक एक पॉइंट को मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं। देखो, रिप्रोडक्टिव राइट्स का इनका पहला एजेंडा था कि यार हमारी डिमांड ये है कि हमें रिप्रोडक्टिव राइट्स मिलने चाहिए। पहले क्या होता था कि आप सब लोग जानते हैं कि यार बहुत एक फीमेल के थ्रू कई सारे बेबीज को बॉर्न किया जाता था, मतलब एक परिवार में कई सारे बच्चे होते थे। कहने का मतलब ये है, कभी कभी ऐसा लगता है पता नहीं मैंने क्या कॉम्प्लिकेट सा बोल दिया, मेरे दिमाग से ऊपर चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि पहले जनसंख्या काफी ज्यादा होती थी, मतलब बेबी प्लानिंग जो है बहुत खराब रहती थी, तो एक परिवार में कई सारे बच्चे होते थे। अब वो बच्चे होने ना होने का डिसाइडेशन फैक्टर सिर्फ मेल के हाथ में था, विमेंस के हाथ में वो डिसाइडेशन फैक्टर नहीं था। सिर्फ विमेंस के हाथ में यही था कि भाई साहब, मेल ने डिसाइड किया कि आपको प्रेग्नेंट होना है, तो औरत प्रेग्नेंट होती थी और फिर वो बच्चे को डिलीवर करती थी और इस तरह से कई सारे बच्चे हो जाते थे। और फिर वो इतना लंबा स्ट्रगल उसका चलता था बिना उसकी इच्छा के, बिना उसकी इजाजत के, बिना उसके कंसेंट के कि आप
खुद की इच्छा है यार इतने बेबीज करने की, ये जो स्ट्रगल चलता है 9 महीने का, जो परेशानी चलती है, आपको इतना पेन से गुजरना पड़ता है, क्या आप चाहते हैं 10 बच्चे करना, क्या आप चाहते हैं 8 बच्चे करना? ये बिना इस कंसेंट के लगातार क्या होता था कि वुमेन्स को प्रेग्नेंट कर देते थे उनके मेल्स, ठीक है। तो उन्होंने मांगा कि भैया हमें रिप्रोडक्टिव राइट चाहिए, ठीक है, ये पहला राइट था उनका। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वर्क प्लेस इक्वालिटी। वर्क प्लेस इक्वालिटी के बारे में बात हुई कि भाई मैं जिस ऑफिस में काम करने जा रही हूं या तुम जिस ऑफिस में काम करने जा रही हो, हम लोगों को इक्वल पे ऑफ अमाउंट ऑफ सैलरी क्यों नहीं मिल रहा है? अगर कोई फीमेल है तो उसको कम सैलरी दे रहे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि वो फीमेल है, और वहीं पे मेल को ज्यादा सैलरी दे रहे हैं क्योंकि वो मेल है, और दोनों का काम एक ही है, दोनों एक ही पोजीशन पे है। बट ऐसा माना जा रहा है कि भाई मेल्स को जो है ज्यादा सैलरी डिजर्व करते हैं तो मेल्स को ज्यादा सैलरी दो, लेकिन फीमेल्स कम सैलरी डिजर्व करते हैं फीमेल को कम सैलरी दो। तो सिर्फ उनके सेक्स के बेसिस पर ही, कि फीमेल और मेल के बेसिस पर ही, इस जेंडर के बेसिस पर ही उनको कम सैलरी दी जाती थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, मुझे भी वर्क प्लेस अपॉर्चुनिटी सही से मिलनी चाहिए, पहली चीज। तो दूसरी चीज, मेरा पे स्केल भी बिल्कुल इक्वल होना चाहिए मैन के, और इक्वल क्या भाई, ज्यादा भी होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरे काम ज्यादा है, मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है, तो मुझे ज्यादा पैसे दो, मुझे क्यों आदमी से कम पैसे दिए जा रहे हैं? तो इस बारे में भी उन्होंने आवाज उठाई, ठीक है। तो दूसरी चीज हमने देखी वर्क प्लेस इक्वालिटी। फिर सेक्सुअल लिबरेशन। सेक्सुअल लिबरेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो भाई जैसे ह्यूमंस बेसिकली, मैं तो ह्यूमंस बोल दे रहा हूं डायरेक्टली, जैसे मेल्स की हम देखते हैं कि मेल्स की बहुत ज्यादा डिमांड्स होती हैं कि भाई मेरी बॉडी डिमांड्स हैं, आई वांट सेक्स, ठीक है। और वो किस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं वुमेन्स को सेक्स की वजह से। हम लोग आए दिन देखते हैं कि भाई कितने सारे रेप्स हो जाते हैं, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, और जहां पे आदमी बिल्कुल एनिमल की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर यही चीजें औरत के माइंड में चल रही हो, या फिर औरत की डिमांड हो कि यार मेरी बॉडीली डिमांड्स हैं, मैं भी चाहती हूँ सेक्स करना, मैं भी सेक्सुअली लिबरेटेड फील करना चाहती हूँ, तो इस चीज को बहुत ही निगेटिव लाइमलाइट में दिखाया जाता है। मतलब आप खुद इस चीज से रिलेट करोगे कि यार आप खुद, मैंने ऐसा भी सुना है कि जब एक विमेन प्रेग्नेंट होती है ना, और उसके पेट में, उसके वॉम में बेबी है, और वो 9 महीने का प्रोसेस चल रहा है, तब वुमेन्स के माइंड में एक ये इनसिक्योरिटीज भी रहती है कि इस टाइम ड्यूरेशन में मेरा जो हस्बैंड है या मेरा जो पार्टनर है वो कहीं और जाके इंटीमेट ना हो रहा हो। मतलब इस तरह की इनसिक्योरिटीज भी उनके माइंड में सेटअप करी जाती है कि यार इस मोमेंट पे, ये जो बहुत ही नाजुक मोमेंट है, इस मोमेंट पे आदमी लोगों का दिमाग चला जाता है, वो कहीं और अपने आराम देखने शुरू कर देते हैं। एक मोमेंट पे जहां पे औरत की सारी एनर्जी, सारा हेल्थ, सारा मेंटल स्टेट इस बात पे लगा हुआ है कि मैं अपने बेबी को कैसे नर्चर करूं, वो इस टाइम पे मैं कितने स्ट्रगल से गुजर रही है, वहां पे उसको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ रहा है कि यार जो मेल्स हैं वो कहीं और ना चला जाए। तो इस तरह से मतलब मेल्स को तो इतना एक्सेप्ट किया गया कि हाँ भाई सेक्सुअली वो तो बिल्कुल लिबरेटेड है, वो तो उसको अगर उसकी बॉडी की डिमांड है तो वो तो कहीं भी जा सकता है। लेकिन जब हम फीमेल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी बॉडी डिमांड्स को कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो इस बारे में बात हुई कि भाई मेरी भी सेक्सुअल डिमांड्स है, मैं भी सेक्सुअली लिबरेटेड होना चाहती हूँ, तो मुझे भी इस चीज के अधिकार देने चाहिए। तो तीसरा इनका पॉइंट ये था। फिर मैरिज लॉज के बारे में बात करते हैं। अब मैरिज लॉज के बारे में तो इंडिया तो बहुत ज्यादा फेमस है ही, यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके बारे में तो कई सारे मुद्दे उठे भी हैं, कई सारी चीजें हुई भी हैं, जैसे कि आप जानते हैं तलाक वाला सिनेरियो, जहां पे मेल्स के हाथ में ये है कि भाई वो कह के तलाक कर दे रहे थे, बस मुंह से बोल रहे थे और तलाक हो जाता था। ये हम लोगों ने देखा है। फिर उसके आसपास कितने सारे चीजें चली, वो हम सब लोग जानते हैं, उनको डिस्कस नहीं करेंगे। और क्या होता था कि वुमेन्स के हाथ में ये था ही नहीं कि वो जाके तलाक मांग लें, वो जाके डाइवोर्स मांग लें कि मुझे डाइवोर्स देना है अपने हस्बैंड को। सिर्फ हस्बैंड ही इस चीज के लीगल थे कि मैं चाहता हूं तो अपनी वाइफ को छोड़ दूं, मैं चाहता हूं तो अपनी वाइफ को रख लूं, चाहे उस औरत को कितना भी रोज गुजरना पड़े, परेशानी से, दुख से, कितनी भी चीजों से, लेकिन वो अपनी विल से डिवोर्स नहीं मांग सकती थी। ये सारी डिमांड्स उन्होंने सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में करी, जहां पे उन लोगों ने बात करी रिप्रोडक्टिव राइट्स की, वर्क प्लेस इक्वालिटी की, सेक्सुअल लिबरेशन की, और फिर मैरिज लॉज की। इन सब चीजों की डिमांड करी, ठीक है, सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में, ठीक है। सिविल राइट मूवमेंट्स भी इसका मतलब पोर्शन था, इसमें इनकी हेल्प हुई। कहने का मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अचीवमेंट्स, प्रोहिबिशन फॉर सेक्स। अब ये जब इन्होंने डिमांड्स करी हैं तो इसमें से क्या क्या डिमांड्स फुलफिल हो पाई सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में? पहले वाले में देखा था ना कि प्रॉपर्टी और वोट वाला मिल गया था उन लोगों को, हाँ कि हाँ ठीक है, सरकार ने ठप्पा लगा दिया कि ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रही हो, आपकी जो डिमांड है बिल्कुल वाजिब डिमांड है, हम आपकी डिमांड पूरी करेंगे। ऐसे ही सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म जब आया तो उसमें क्या क्या चीजें एक्सेप्ट करी गई उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या है, प्रोविजन ऑफ सेक्स डिस्क्रिमिनेशन, कि सेक्स डिस्क्रिमिनेशन का प्रोविजन हुआ, ठीक है, ये समझ में आता है। एजुकेशन वाइज भी अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन वाइज कि भैया लड़के को पढ़ा लेते हैं, लड़की को नहीं, ऐसा यार अभी भी होता है। छोटे छोटे शहरों में या छोटे छोटे गांव में जो परिवार बहुत ही इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां पे ऐसा होता है कि लड़की को हिंदी मीडियम में पढ़ा देते हैं और लड़के को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा देते हैं। तो इस तरह से भी लोग करते हैं, ठीक है। तो वो डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है
उसके बारे में बात करी कि वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। फिर उसके बाद लीगलाइजेशन ऑफ अबॉर्शन, अबॉर्शन का लीगलाइजेशन मिल गया कि अगर एक लेडी ये चाहती है कि मैं इस बेबी को इस दुनिया में नहीं लेके आना चाहती, मेरी इच्छा से नहीं किया गया है बेबी, या फिर मुझे बहुत स्ट्रगल फील होगा इस चीज को लेते हुए कि यार मैं फिर से वो 9th मंथ का एक प्रोसेस में जाऊंगी और फिर मैं नहीं चाहती, मैं अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ कुछ भी, तो मैं लीगली इस बेबी को अबॉर्ट कर सकती हूं। ये भी इनको राइट मिला यहां से। तो इनकी जो सारी डिमांड थी वो यहाँ सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में फुलफिल हुई। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ये इसमें यार कोई कुछ ये जो मैंने मेजर मेंबर्स यहाँ पे लिख रखे हैं, कौन कौन मेंबर हैं सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में, जिन जिन लोगों ने आवाज उठाई थी। तो ये एग्जाम को लेकर तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक इनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बना है, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉट इंपॉर्टेंट स्टार बना रखा है, बिल्कुल हाईलाइट कर रखा है आपको कि भाई गलती से भी याद मत कर लेना, बिल्कुल भी याद मत कर लेना। ठीक है, ओके, लेकिन मैंने लिख दिया है, समझा दिया है कि देखो ये सारे मेंबर्स थे। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म के बारे में। तीसरी वेव में क्या हुआ, सेकंड वेव तक हमें अच्छे समझ में आता है। अब तीसरी वेव का टाइम पीरियड है 1990 से लेके 2010 तक। ठीक है, रिसेंट आने वाला है, नजदीक आने वाला है। तीसरी वेव ऑफ फेमिनिज्म की तरफ बात कर रहे हैं। अब तीसरी वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म बहुत सक्सेसफुल रही, सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म बहुत सक्सेसफुल रही, पर तीसरी वेव ऑफ फेमिनिज्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब यहां पे एक्चुअल बात हुई है। अभी भी आपको लग रहा होगा कि यार जो विमेंस थी उन्होंने बिल्कुल सही सही मुद्दे रखे हैं सर, मतलब उन्होंने बात करी प्रॉपर्टी की, तो बिल्कुल सही मुद्दा है यार, प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए, उनके पास होनी चाहिए। अगर उनका पति छोड़ दे आज तो वो क्या करेंगी, कुछ तो होना चाहिए खाने पीने के लिए, कहीं से तो पैसा जनरेट कर पाए, तो प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए। घर तो होना चाहिए ना रहने के लिए, खेती बाड़ी तो दूर की चीज है, घर तो अपना होना चाहिए कम से कम औरत के लिए। तो ये तो बिल्कुल सही डिमांड करी थी, बोले ठीक है डिमांड। फिर उसके बाद वोट का तो बिल्कुल अधिकार सबको ही होना चाहिए, ये भी बिल्कुल डिमांड ठीक है, हाँ बिल्कुल ये वाली डिमांड भी ठीक है। फिर तीसरी चीज उन्होंने, फिर जब सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म आता है तो वो कितनी सारी चीजें मांग रही होती है कि वहां पे मुझे सेक्सुअल लिबरेशन चाहिए, मुझे अबॉर्शन वाला अधिकार चाहिए, मुझे क्या कहते हैं एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए, मुझे ऑफिस वाला वर्क वाला नहीं चाहिए डिस्क्रिमिनेशन। ये वाली बात भी ठीक है, लेकिन अभी तक ये जो भी हमने डिस्कस किया सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म तक, वो सिर्फ अमीरों की परेशानियां थी। अभी हम गरीबों की परेशानियों तक नहीं पहुंचे हैं। अभी तक हम सिर्फ उन्हीं की औरतों के बारे में बात कर रहे थे जो अपनी पति के गुलाम बनी बैठी हैं। अभी हम उन औरतों के बारे में नहीं बात कर रहे हैं जो अपने पति की भी गुलाम है, पर वो अपना परिवार चलाने के लिए कहीं और जाकर भी गुलामी कर रही हैं, और सोसाइटी में जाकर फिर वो एक्सप्लॉइट हो रही हैं, जहां पे वो काम कर रही हैं वहां जाके वो एक्सप्लॉइट हो रही हैं। उन लोगों के बारे में तो बात ही नहीं करी। अब जो न्यूनतम वर्ग है, जो बिल्कुल इकोनॉमिकली बहुत ही परेशान लोग हैं, उन लोगों के बारे में तो बात करी नहीं यार। अब इस थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है, बहुत बड़ी, बहुत फेमस होता है ये वाला वेव। और यहां पे बात करी जाती है, यहां पे कही जाती है कि तुम सब लोगों ने क्या किया यार, मार्जिनलाइज लोगों के बारे में तो बात ही नहीं करी। ब्लैक फेमिनिज्म, जो ब्लैक लेडीज हैं उनके बारे में कौन बात करेगा, ये गोरी औरतों ने सब अपने बारे में बात कर ली, ब्लैक औरतों के बारे में कौन बात करेगा। और इंडिया में तो मतलब ये तो मशहूर है यार, हमारे यहाँ क्रीमें चलती हैं, हमारे यहाँ तो गोरापन बिकता है। गोरे हो तो सब बहुत अच्छा है, काले हो तो अरे नहीं नहीं नहीं, चाहे हमारे भगवानों के रूप भले से हमें देखने को मिल जाए कि सांवले रंग में आए थे, लेकिन हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि काला बच्चा नहीं, नो, काला तो खूबसूरत हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरह का हमें देखने को मिलता है। तो ब्लैक फेमिनिज्म, ब्लैक विमेंस की भी यहाँ पे बात करी कि ब्लैक विमेंस का क्या है, सबने अपनी गोरे गोरे वाली बातें कर ली, ब्लैक विमेंस के अधिकार नहीं है क्या? अच्छा, जो डिसेबल लोग हैं, डिसेबल औरतें हैं, उनका क्या? तुम सब लोगों ने तो अधिकार मांग लिया, डिसेबल का क्या होगा भाई, उनके बारे में तो बताओ। तो डिसेबल औरतों का, फिर उन औरतों को जो बहुत ही पुअर हैं, जो बहुत ही पुअर सेक्शन से आती हैं और वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल सह रही हैं लाइफ में, सिर्फ पति की नहीं और जगहों की गुलामी सह रही हैं, उनका क्या? उनके भी तो बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, उनके बारे में क्यों बात नहीं करी गई है? अब इस वेव ऑफ फेमिनिज्म में उनके बारे में बात करी जाएगी। ठीक है, तो ये क्या टाइम पीरियड था? 1990 से लेके 2010 का टाइम पीरियड था। इसके बाद हम बात करते हैं, ये यहां पे लिखा हुआ है कि दिस वेव क्यों हुआ था, बिकॉज द फेमिनिस्ट मूवमेंट नीडेड टू ग्रो, डाइवर्सिफाई एंड बिकम मोर इंक्लूसिवली डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड आइडेंटिटीज। और सारे लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया। जैसे क्या क्या है मैं बताता हूं आपको। इट वॉज अबाउट रिकॉग्नाइजिंग दैट नॉट ऑल वुमेन, ये इस चीज पर रिकॉग्नाइज करता है, ये वेव इस चीज को समझता है कि सारी औरतों को हमने इंक्लूड नहीं किया है, एंड दैट फेमिनिज्म शुड रिफ्लेक्ट दैट। और फेमिनिज्म को क्या करना चाहिए, सब औरतों को इंक्लूड करना चाहिए और वो इसमें दिखाई देना चाहिए। ठीक है, अब यहां से जो औरतों वाला बैरियर था ना, वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, मतलब जो खत्म होता जाएगा, और इसमें सारे जेंडर समझ रहे हो ना, जो शुरू में बताया था, मेन एंड वुमेन्स। अब इस वाले थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में जो लोगों के माइंड सेट चल रहा है ना, अभी दिमाग में चल रहा है कि फेमिनिज्म का मतलब सिर्फ औरतों का ध्यान, फेमिनिज्म का मतलब आदमी औरत दोनों का ध्यान, आदमी औरत दोनों के साथ साथ LGBTQ+ इन लोगों का भी ध्यान, उसके साथ साथ कोई फिजिकली चैलेंज है उसका भी ध्यान, उन सब चीजों के बारे में बात करता है थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। देखो
इंटरसेक्शनैलिटी, इसमें क्या है, मल्टीपल मार्जिनलाइज ग्रुप्स, मल्टीपल मार्जिनलाइज ग्रुप, जो पीछे पिछड़े लोग पड़े हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे, मल्टीपल मार्जिनलाइज ग्रुप के बारे में कि भाई उनको भी इंक्लूड करो, तो उनको इंक्लूड किया गया। फिर डाइवर्सिटी ऑफ इंक्लूसिवली मार्जिनलाइज वुमेन, LGBTQ+, जैसा मैंने बताया कि सिर्फ मैन एंड वुमेन जेंडर नहीं है, मैन एंड वुमेन के साथ भी तो कितने सारे जेंडर्स हैं यार, लेस्बियंस, क्वेयर, फिर उसके बाद गेज, LGB, बाइसेक्सुअल्स, T, ट्रांसजेंडर्स, देन Q, क्वेयर। तो ये सारे के सारे, मैं भूल गया था यार, मुझे ऐसे प्रोसेस हुआ कि हाँ T फॉर ट्रांसजेंडर्स, तो ये सारे के सारे जो जितने सारे जेंडर्स हैं उन सबको भी तो इंक्लूड करो, ठीक है। तो ये डिसेबल्ड लोग, ब्लैक वीमेंस, इन सबको इस वाले फेमिनिज्म में लेकर आए, इस वाले वेव में लेकर आए और इन सबको इंक्लूड किया गया, यानी कि यहां पे डाइवर्सिफाई हो गया और ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। अब हमें ये समझ में आता है। और चैलेंजेस ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स, जो ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स थे, ट्रेडिशनल जेंडर्स क्या है भाई, मेल और फीमेल यही तो थे, यहां से आगे बात हुई, मेल और फीमेल से आगे बात हुई कि मेल और फीमेल नहीं, आगे भी लोग हैं, और भी जेंडर्स हैं इस दुनिया में, उन सब के बारे में बात करो, तो उन सब के बारे में बात हुई। तो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म, अगर सबसे बड़ा वेव ऑफ फेमिनिज्म बना कोई, बहुत प्रचलित हुआ, बहुत बड़ा नाम हुआ जिसका, तो वो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म बना। अब सोचो कि थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म का सबसे बड़ा नाम हुआ जिसके बारे में वो कहता है कि मैं सब जेंडर्स को कवर कर रहा हूं, लेकिन अपने यहाँ क्या चल रहा है कि नहीं, इसमें तो सिर्फ औरतों का ही भला हो रहा है, ठीक है। अपने अभी भी फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म के बारे में बात करी जा रही है। सोचो हम कितना पीछे चल रहे हैं यार, हमें कितना जरूरत है ये सब पढ़ने की, कितना जरूरत है आपको मेरी इस वीडियो को देखने की, देखो, ठीक है। मतलब जेन्युइनली बोल रहा हूं, अगर मैं हंस के भी इस वाली बात को कह दूं, लेकिन जरूरत है हमें फेमिनिज्म के अराउंड, इस सब चीजों की, ये जो टॉपिक है जो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, उस सब के अराउंड हमें जरूर जागरूक होने की, अवेयर होने की, उस सब की हमें बहुत जरूरत है। देखिए मैं वापस से कह रहा हूं कि ये थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म के अंदर ये वो लीडर्स हैं जिन्होंने इस फेमिनिज्म को रिवाइव किया, जिन्होंने इस फेमिनिज्म के थ्रू अवेयरनेस फैलाई लोगों में, इस फेमिनिज्म को शुरू किया, इस वाली वेव को शुरू किया। तो बेटी फ्रीडियन, ग्लोरिया स्टेनम, बेला अब्जुग, तो ये वो सारे राइटर्स हैं, लेकिन ये वो सारे मेंबर्स हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहां से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग, ओके। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म की, जो इस टाइम पे रीसेंट वेव ऑफ फेमिनिज्म है। हमें थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म का भी आइडिया नहीं था, हम इस टाइम पे फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म में जी रहे हैं। सोचिए फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म का क्या क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। अब पहले हम देख लेते हैं टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड है 2012 से लेके टिल टुडे, आज तक का टाइम पीरियड, कि 2012 से आज तक जो चल रहा है, प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, उसको हम बोल रहे हैं फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म। इसमें क्या होता है, डिजिटल एक्टिविज्म शुरू हो गया। इसमें डिजिटल एक्टिविज्म शुरू हो गया कि हमारे जो इंटरनल जो परेशानियां थी उसके बारे में हमने अपनी आवाज उठाई है, सब जेंडर्स को भी इंक्लूड कर लिया, जो जो हमारे बेसिक राइट्स है उनको भी मांग लिया। लेकिन अब डिजिटली क्या है कि अगर वो कोई परेशानी जो इंडिया में चल रही है वो इंडिया तक ही चल रही है, या इंडिया से पाकिस्तान चलेगी, पाकिस्तान से बांग्लादेश चलेगी, इतना ही लिमिटेड था पहले, क्योंकि ऐसा कोई साधन नहीं था। लेकिन अब डिजिटल हो गया है दुनिया, तो अगर यहां से कोई आवाज उठती है तो वो जा सकती है अमेरिका तक, अमेरिका से कोई आवाज उठती है तो वो यहां तक आ सकती है, ठीक है। तो अब डिजिटल हो गया है, ठीक है। अब हम लोगों जैसे कि हम लोगों ने बहुत ही एक फेमस एग्जांपल देखा है मी टू मूवमेंट के बारे में। हम सब लोग जानते हैं कि अगर कोई भी विमेन, कोई भी फीमेल सेक्सुअली हरेस हुई है, उसके साथ किसी ने असॉल्ट किया है, तो वो अपनी आवाज उठा सकती है, अपने आप अपनी परेशानी को रजिस्टर कर सकती है। और हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कई सारे बॉलीवुड में जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो लोग आए, उन्होंने इस बारे में बात करी कि हमारे साथ भी कास्टिंग आउट जैसी परेशानियां हुई हैं, कास्टिंग आउट जैसी चीजें हमारे साथ घटी हैं, और प्रॉपर वोक होकर उन्होंने ये सारी बातें बोली, प्रॉपर वोकल तरीके से उन्होंने बोला कि भैया ये परेशानियां हम लोगों ने फेस करी है, इस तरह से हमें हरेस किया गया है, और कई सारी चीजें हुई। तो मी टू मूवमेंट भी एक ऐसा मूवमेंट था जो फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म में हम लोगों ने देखा, जो बहुत सक्सेसफुल रहा। और ये सारी अवेयरनेस आप अपने आसपास के लोगों को भी फैलाएं कि यार अगर आपके साथ किसी के साथ भी कुछ घट रहा है तो बिल्कुल आप अपनी आवाज उठा सकते हो। आज तो हमारे पास सब कुछ है, मतलब इंटरनेट है, हम छोटे से मुद्दे को, अगर कोई परेशानी है आपके पास, कोई छोटी सी परेशानी भी है ना, उसको हम बड़ा लोगों तक पहुंचा सकते हैं और उसके आसानी से सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म में चीजें डिजिटल हो गई हैं और हम ग्लोबली उस चीज को पहुंचा सकते हैं, ठीक है। बॉडी पॉजिटिविटी एंड सेक्सुअलिटी। अब देखो मैं बोल रहा था ना कि यार हमारे यहाँ तो रंग पे ही क्रीमें बिकती हैं, गोरापन, ये वो पता नहीं क्या क्या, लेकिन यहां पे क्या है, इस वेव ऑफ फेमिनिज्म में बॉडी पॉजिटिविटी। अगर मैं मोटा हूं तो मैं अपने शरीर से प्यार नहीं कर सकता क्या यार? मैं कर सकता हूं अपने शरीर से। मेरा शरीर अपने आप में खूबसूरत है, मेरा चेहरा अपने आप में खूबसूरत है। मैं अगर काला हूं तब भी मैं खूबसूरत हूं, मैं अगर गोरा हूं तब भी मैं खूबसूरत हूं, मोटा हूं तब भी खूबसूरत हूं, पतला हूं तब भी खूबसूरत हूं, हर तरह से। तो बॉडी पॉजिटिविटी, जो लोगों का मतलब जो लोग देखने में अच्छे नहीं होते हैं,
ऐसा उन्हें बताया जाता है कि भाई आप इतने अट्रैक्टेड नहीं हो, आप तो देखने में बहुत बुरे हो, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना डाउन था। और इवन एक्चुअल लाइफ में फील किया यार, बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल छोटे से लोग गिरा देते हैं। अपने बच्चों से कह रहे होते हैं कि अरे हमारे बच्चे पे तो कपड़े नहीं खिलते, इस पे ना चटकीले रंग नहीं खिलते, इस पे ना इसका रंग थोड़ा सा दवा दवा है, इसको ना सफेद रंग ही अच्छा लगता है, इस पे कच्चे रंग अच्छे लगते हैं। ऐसे छोटा सा बच्चा है वो, उसे पता भी नहीं कि मेरे रंग और दूसरे के रंग में क्या फर्क है, लेकिन उसके माइंड में डाला जा रहा है कि भाई तुझ पे सब रंग अच्छे नहीं लगते हैं, तुझ पे ये कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। उसको समझाया जा रहा है कि तू उतना गोरा नहीं है, तू उतना सुंदर नहीं है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बॉडी पॉजिटिविटी, सेक्सुअलिटी, इन सब चीजों कह रहा हूँ, खूब सारी बात हुई। ठीक है, तो ये थी वो 4 वेव ऑफ फेमिनिज्म। अरे भाई क्या दिखा के चला गया मुझे। अरे बात तो सही कह रहा है। अरे बुद्धि मारी गई थी मेरी, जो मैं ऐसी बात बोल गया औरतों के बारे में, फेमिनिज्म के बारे में इतना गंदा कैसे बोल सकता हूँ मैं। यार अबे यार एक बात तूने सही बोल दी यार। मैं फालतू में अपनी लुगाई को ऐसे बोलता था कि देख छोटी पैनी सोच है हमारी, जो मैं लड़कियों के कपड़ों पे ऐसे टिप्पणियां बांच रहा हूँ। नहीं गलत बात है मेरी यार। यार इतना संघर्ष, इतना स्ट्रगल कहवे है, अच्छा ना बोला मैंने, ना मैंने अच्छा किया। समाज भरा ही हमारे जैसे छोटी सोच वालों से है। माफ़ी मांगता हूँ भाई उन सारी औरतों से, उन सारे लोगों से जिनके सामने ऐसी चीज़ें बोलता हूँ मैं, ऐसी सोच अपनी रखता हूँ। भाई शर्म आ रही है मने को मारे पे, मैं कैसे अपने से आँख मिलाऊंगा। ऐसी बातें, अभद्र बातें बोल रहा था लड़कियों के बारे में, छोरियों के बारे में।